देखिए बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें एक आता है कंडीशन ऑफ डिजर्नेसी। अब क्या होता है वो जब बात आएगी तब बात करेंगे कि डिजर्नेसी होती क्या है। लिख करके आती भी है, नहीं भी आती है। आपसे ये भी कह सकते हैं कि शो दैट इन सिंप्लेक्स मेथड इट इज डिजर्नेट प्रॉब्लम, नहीं भी कह सकते हैं। रास्ते में आएगी तो पकड़ में आएगी आपको, है ना। लिख करके यही आएगा सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, लिख के यही आता है, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। डिजर्नेसी क्या चीज़ है उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, जब देखेंगे बाद में बात करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि मैक्स जेड इज इक्वल टू, सॉल्व करना है कि मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 2, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस आर इक्वल टू 10 और 3x1 प्लस 8x2 इज लेस आर इक्वल टू 12 and condition is given x1, x2 and x3 all are greater or equal to 0 means non-negative numbers, non-negative integers, variables ये न कहें integers। ज़रा समझिएगा सबसे पहला काम क्या होता है सोल्यूशन का स्टार्टिंग। अब आप बताते रहेंगे, हम आपसे बात करते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वी चेंज दिस LP इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स में वो मैक्सिमम जेड को मिनिमम जेड ही लिखा रहने देते हैं। पहले कोई बुक आपने देखी उसमें मैक्सिमम जेड नहीं उन्होंने चेंज किया, कोई बात नहीं, मिनिमम जेड करेंगे तो जो मैक्सिमम की कंडीशन होती है वो उल्टा कर दो उसको, सिंपल सी बात है। जो मैक्सिमम की कंसेप्ट होता है उसको उल्टा आप समझेंगे, ठीक है। हम इसलिए बता दें कि जहाँ जहाँ बुक्स में चेंज किया गया है, तो बोले कि कोई बुक आपके हाथ में आए वो आप कहीं देखो बात पेज चूतिया बना रहे हैं, तो इसलिए हम बताएंगे रास्ते में, ठीक है। तो पहले तो आप लिखेंगे कन्वर्ट गिवन LP इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में दो बातें समझिएगा। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है, ऑप्टिमल फंक्शन, वो मैक्सिमाइज में होना चाहिए, है ना, जो कि मैक्सिमाइज में है। और इधर जो आरएचएस का पार्ट नॉन निगेटिव होना चाहिए, ये समझ लीजिएगा, नहीं समझे, मतलब राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे 90% में नॉन निगेटिव ही होगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ -2 होता तो क्या करते आप, अगर ये -2 होता तो क्या करते आप, इस -2 को पॉजिटिव बनाते। क्या तरीका होता है, इनइक्वलिटी का तरीका ये होता है कि अगर साइन चेंज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, ये तो सिंपल एल्जेब्रा का तरीका होता है। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन देन दिस साइन विल चेंज। मतलब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू -2, तो अगर इसको पॉजिटिव बनाते तो आता -x1 माइनस x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड चेंज इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी, चेंज इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी इनटू इक्वलिटी बाय यूजिंग। अब देखो ये अगर कन्फर्म है कि स्लैक वेरिएबल ही यहाँ यूज हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो यहाँ स्लैक यूज हो रहे हैं कि सरप्लस, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ये स्लैक है, तो लिख देंगे बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स। एक मिनट जरा, एक सेकंड, बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल्स। चूँकि ये लंबे क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड जो है ना वो वैसे तो साइज ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए डिजिटल बोर्ड अच्छा होता है। अब डिजिटल बोर्ड एफोर्ड नहीं कर सकता आदमी, हर आदमी। थोड़ा सुनिए ध्यान से, मैं इसको बाद में ऊपर लिख दूंगा। क्या है मैक्सिमम जेड तो ऐसे ही रहेगा, क्या है 5x1 प्लस 3x2। जस्ट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट देखते हैं, जगह है हमारे पास, यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इधर हम लिखते हैं, बाद में ऊपर लिख देंगे। देखो ये है आपका x1 प्लस x2। क्या, अच्छा सुनिए ध्यान से, जितने वेरिएबल्स इसमें गिवन होंगे
उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें x1 x2 दिया है, x3 नहीं दिया है तो x3 ऐड कर दो, जी नहीं। अगर पूरे सिस्टम में x1 x2 x3, यहाँ क्यों लिख दिया हमने, ये x3 था क्या, नहीं सॉरी यहाँ गलती से लिख दिया। अगर पूरे सिस्टम में x1 x2 ही है तो आप x3 ऐड कर सकते हैं। स्लैक है S1 लिख सकते हैं आप, अल्फ़ा बीटा 1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि हम इसी बिरादरी को ऐड करेंगे प्लस x3 और ये इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 5x1 प्लस 2x2, चूँकि x3 नहीं है तो 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन जो आएगा, जो मैं ऊपर ऐसे लिख देता हूँ बाद में हटाता हूँ, 3x1 प्लस 8x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 12। तो हमने क्या किया, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, जो हम अलग से जोड़ते हैं ये बेसिक वेक्टर्स कहलाते हैं, बेसिक वेरिएबल्स हैं। और ये खास चीज़ ये है कि इनकी वजह से हमारा सिस्टम जो मैट्रिक्स बनेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत क्लियर है कि जो भी हमने स्लैक वेरिएबल जोड़े हैं उनकी वजह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इनको ऊपर लिख लेते हैं, फिर हम आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाते हैं। यानी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो बने हैं वो क्या बने हैं, एक बना है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 0x4 प्लस 0x5, यहाँ लिखे दे रहे हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 प्लस 0x5 इज इक्वल टू 10। और 3x1 प्लस 8x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 12। और यहाँ भी आप 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 लिख देंगे, ठीक। तो पहला तो स्टेप ये हो गया कि वी चेंज द गिवन LP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड चेंज इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटीज बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। लिख सकते हैं आप स्लैक एंड सरप्लस, वो तो जो यूज होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या तरीका होता है, आप बताते रहो हम बताते रहेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन, जो पहले से, ज़रा ध्यान समझिएगा, जो पहले से वेरिएबल हैं उनको 0 मान लेते हैं और जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है, ये ना सुनिए ध्यान से, जिन्होंने इक्वलिटी को इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग की बात है कि x3 ने किया और x3 की वजह से आइडेंटिटी बन गई। आगे हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है उनको हम 0 नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। चूंकि x3 की वैल्यू क्या आएगी 2, x3 विल कम 2, x4 विल कम 10 और x5 विल कम 12। तो आपका जो इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2, 10, 12। इसी को आप एक्स बी लिखते हैं ना, कि बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स बी होता है ना, याद करिए। तो ये तो आपका हो गया, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, अब आप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करेंगे। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, चूँकि हम काफ़ी तरीके की बुक्स के थ्रू गए हैं, कभी कोई बुक मिल जाती है तो तरीके अलग अलग हैं, तो वो हम बताते जाएंगे कहाँ क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। ये सिंप्लेक्स टेबल बनानी याद कर ली है आपने। देखो पहली बात, वेरिएबल हैं x1 से लेकर के x5 तक। तो ये मान लीजिए वर्टिकल कॉलम 5 तो ये बन गए, है ना, एक बी सी बी एक्स बी। तो ये देखो ऐसे बनाया करिएगा, थोड़ी गैप करके, ऊपर से थोड़ी गैप कर दिया हमने, ठीक है। और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। मतलब गलती ना हो इसका तरीका मैं बता देता हूँ।
ये आपको याद है कि 5 वेरिएबल हैं, बी सी बी एक्स बी, 8 और प्लस मिनिमम रेशियो 9 चाहिए। तो आप अपनी कॉपी पे ऐसा कुछ बना लेंगे कि 9 लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब चूंकि हम जो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं उसका कैलकुलेशन इसी टेबल में करते हैं, तो इसलिए कॉलम थोड़ा बड़े बनाइएगा और इसी टेबल में करने से फ़ायदा होगा। आप चाहो तो अलग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये हो गया बी, एक मिनट जरा कैमरे को नीचे कर दूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। ये आ जाओ बेटा थोड़ा सा, मतलब एरिया मतलब या तो नज़दीक रखे हैं हम, थोड़ा दूर चलो बेटा। देखिए ये हो गया बी, ये हो गया सी बी। अब सुनो ध्यान से, जहाँ एक्स बी लिखोगे ना वो लाइन थोड़ी ऊपर बढ़ा देना, कोई दिक्कत। बी सी बी एक्स बी, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया एक्स थ्री, ये हो गया एक्स फोर, ये हो गया एक्स फाइव और ये मिनिमम रेशियो के लिए हो गया। यहाँ एक लाइन खींची हमने, इसको लिखा बी, इसको लिखा बी सी बी, इसको लिखा एक्स बी, इसको लिखा एक्स वन, इसको लिखा एक्स टू, इसको लिखा एक्स थ्री, इसको लिखा एक्स फोर, इसको लिखा एक्स फाइव। सुनिए ध्यान से, अगर जो आपके जो स्लैक वेरिएबल हैं इनको S1 S2 भी लिखा जा सकता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ये y1 y2 लिखते हैं यहाँ पर, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो बेस बी क्या होता है, बेसिस। बेसिस में क्या लिखा जाता है, जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है। पहला x3, दूसरा x4, अगला x5। तो यहाँ मैंने x3 लिख दिया, यहाँ x4 लिख दिया, यहाँ पर x5 लिख दिया और ये लाइन हमने खींच दी। अब सुनो ध्यान से, ये लाइन थोड़ी सी नीचे बढ़ा देंगे हम, इतनी। ये टेबल बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ साथ में, कितने कैसे लाइनें खींचनी है, इससे गलती ना हो। और ये लाइन खींचना हो तो खींच दो। टेबल बनाने समझ में आ गई। अब देखो यहाँ सी जे लिखेंगे। सी जे में क्या करते हैं, जो आपका ऑप्टिमल फंक्शन होता है उसमें जो x1 x2 x3 x4 x5 के कोफिशिएंट्स हैं, तो x1 का कोफिशिएंट है 5, x2 का कोफिशिएंट है 3 और x3 का 0, x4 का 0, x5 का 0। CB में क्या लिखते हैं, ये जो x1 x3 x4 x5 के ऊपर जो इसमें CJ में लिखे हुए हैं 0 0 0। XB में क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ XB में क्या लिखते हैं, जो इक्वलिटी में लिखा हुआ, इक्वलिटी नहीं, ये बेसिक फेसिबल सोल्यूशन है। चूंकि बेसिक फेसिबल सोल्यूशन यही निकलता है इसलिए हम याद करते हैं कि ये 2 10 12 लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं हम जो बेसिक फेसिबल सोल्यूशन निकालते हैं वो लिखते हैं। तो बाई चांस पहली बार यही निकलता है, तो 2 10 12। अब x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 5 3 x2 के साथ क्या है, x2 के साथ है आपका 1, ध्यान से देख रहे कहीं गलती ना होने पाए, 1 2 8। इसके बाद x3 है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंप्लेक्स टेबल चाहे वो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हो चाहे इम्प्रूव्ड हो, आपके जो बेसिस वाले वेरिएबल हैं इनकी वजह से यहाँ आइडेंटिटी बननी चाहिए। मतलब x3 और x3 के सामने 1, x4 वाला, x5 ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनना ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आप डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे का फार्मूला बताएं जरा क्या होता है। डेल्टा जे का फार्मूला डायरेक्ट डेल्टा जे निकाले नहीं, सी जे माइनस जेड जे, जेड जे बोले तो सी बी एक्स जे, यही तो होता है। अब ये फार्मूला कुछ बुक्स में उल्टा लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में डेल्टा जे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है जेड जे माइनस सी जे, मतलब सी बी एक्स जे माइनस सी जे, ये लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ नहीं होगा, जिनको हम यहाँ पर पॉजिटिवली मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं ना इनकमिंग वेक्टर के लिए, वहाँ पर मोस्ट निगेटिव वैल्यू देखी जाती है। उसमें कंफ्यूज ना होना, आंसर वही रहेगा, आपको नहीं समझे।
तो ये उल्टा लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, तो कंफ्यूज ना होना, सुनो ध्यान से। अब आपको पहले, अब ये जो आप करने जा रहे हैं रफ वर्क है, जब भी कॉपी में करेंगे एग्जाम में तो रफ वर्क बिल्कुल तैयार रखिएगा एक पेज के लिए। तो को पहले डेल्टा 1 निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा C1, चूँकि हम तो यही लगाने वाले हैं, माइनस CBY1 CBX1। देखो C1 बोले तो ये 5 माइनस, अब देखो ये क्या होता है 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, तो अल्टीमेटली 0 आने वाला है, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। इसके बाद डेल्टा 2 निकालेंगे, C2 माइनस CBX2, तो C2 हो गया 3। अब चूंकि CB 0 0 है तो ये तो मल्टीप्लाई 0 आने वाला है, तो 3 यहाँ पर आने वाला है। ये अब जब 0 करोगे और ये 0 आएगा तो 0 आने वाला है, 0 आने वाला है, 0 आने वाला है। समझ में बात नहीं आई। अब आप लिखेंगे एज ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। एज ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। आपको ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, केवल टेबल से काम चलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनकमिंग वेक्टर के लिए क्या बताया गया था, जो डेल्टा जे मोस्ट पॉजिटिव हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये उल्टा जो बुक में लिखा होगा, तो जैसे एक जगह लिखा -5 एक जगह लिखा -3, तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर, ये इनकमिंग वेक्टर ICV लिख दो। इनकमिंग वेक्टर भी कहते हैं इसको, दूसरा क्या नाम बताया था हमने, की कॉलम। अब तरीका क्या होता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो बताया गया था हम यहाँ पर मिनिमम रेशियो निकालते हैं किसका, XB को इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, X1 से डिवाइड कर देंगे। अब सुनो ध्यान से, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया 2 आया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, और 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया। अब बताइए आपको आउटगोइंग वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आउटगोइंग वेक्टर कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो इसमें कौन मिनिमम रेशियो है, इसमें गड़बड़ हो गया, ये 2 मिनिमम आ गए, नहीं समझे। इसी को कहते हैं डिजर्नेट प्रॉब्लम, इसी को डिजर्नेसी कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एज मिनिमम XB अपॉन X1 इज टाइड, टाई कहता ना, कोई चीज टाई हो जाती है, इसको कहा जाता है टाई फॉर मिनिमम रेशियो, यानी इट इज टाई फॉर, ऐसे लिखा जाता है, इट इज टाइड फॉर मिनिमम रेशियो, सो सोल्यूशन इज डिजर्नेट, ये डिजर्नेट सोल्यूशन होता है। हम जानबूझ के वहाँ नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ बताने कोई मतलब नहीं था, जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, ठीक है। पहले से बता दें, जिसके सर में बाल नहीं है उसको गंजा कहते हैं, जब कोई आएगा तो ये देखा सर वाले, ऐसे वक्त को ये कहा जाता है, तो वहाँ जा समझ में आता है। अब सुनो ध्यान से, अब डिजर्नेसी का मतलब क्या हुआ, डिजर्नेसी का मतलब क्या, आपको अभी आउटगोइंग वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा। सुनो ध्यान से, जो रिपीट हो रहे हैं ना मिनिमम, देखो रिपीट होना नहीं है, जैसे ये 1 होता, ये रिपीट हो रहा होता, तब हमें कोई मतलब नहीं था। अगर ये 1 होता मिनिमम रेशियो, इसकी वैल्यू 2 और 2 होती, तो हमको तो मिनिमम देखना था, हम 1 ले लेते। अब देखो क्या करते हैं, सावधान, कौन कौन रिपीट हो रहा है, X3 और X4 के सामने रिपीट हो रहा है ना। अब X3 और X4 में सबसे पहले कौन आइडेंटिटी कॉलम बन रहा है, X3 या X4, X3 और X4 में सबसे पहले कौन आइडेंटिटी कॉलम बन रहा है, X3 बन रहा है ना, X3 बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, XB को X1 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी क्या बोलना हूं, X3 को X1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसी से करना, आउटगोइंग से, लेकिन X3 को करना पड़ेगा, समझ में एक बार नहीं आई। और ये मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तो यानी कि पहले 1 को डिवाइड किससे करेंगे, आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
देखिए जब x3 को x1 से डिवाइड किया तो ये मिनिमम रेशियो लेते हैं और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x1 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब आपने किसको किससे डिवाइड किया है, 1 को 1 से डिवाइड किया है तो 1 आया है, और जब आप x3 और 1 को 1 से किया है तो 1 आया है, और 0 से 5 किया है तो 0 आया है। नेगेटिव नहीं ले सकते, ये आउटगोइंग वेक्टर होगा, सॉरी ये आउटगोइंग है, 0 ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, वहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। वही मैंने कहा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है क्या। तो ये आपका आउटगोइंग क्या हो गया, x4 आपका आउटगोइंग हो गया, ये x4 आउटगोइंग हो गया। अब आपका की एलिमेंट क्या बनने वाला है, आपका जो 5 है वो की एलिमेंट है। भाई इनकमिंग जो आपका इनकमिंग वेक्टर को से अंदर जाओ और आउटगोइंग रो से अंदर जाओ, और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा की एलिमेंट है, 5 इज की एलिमेंट। इसको बनाना है आपको 1, तो 5 से डिवाइड करो तो यहाँ 1 बनने वाला है, यहाँ पर 5 से करोगे तो 2 बनेगा, यहाँ 5 से करोगे तो 2/5 बनेगा, यहाँ 5 से करोगे तो 0 बनेगा, यहाँ 5 से करोगे तो 1/5 बनेगा, यहाँ पर 0 बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको R1 का जो की एलिमेंट के ऊपर का एलिमेंट है उसे 0 करना है। R1 में जो की एलिमेंट का एलिमेंट है 0 करना है, तो पहले R1 लिख दो यहाँ पर जिसको आपको करना है। तो R1 हो गया 2 1 1 1 0 0। कैसे 0 होगा, तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा ना, 1 में 1 माइनस कर दोगे, यानी R2 एज इट इज माइनस कर दोगे। तो R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है आपकी 2 जो सर्कल में लिखी हुई है, 1 2/5 0 1/5 और 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस साइन लगा दो। ये अलग से ये रफ वर्क है, ठीक है, लेकिन रफ वर्क ऐसा हो कि मतलब समझ में आ जाएगा आप कर क्या रहे हो। बताइए क्या होगा, तो देखिए 2 में 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 1 में 1 करोगे 0 आएगा, 1 में जब 2/5 करोगे कितना आएगा, 3/5 आएगा, 1 में 0 करो 0 आएगा, ये -1/5 आएगा और 0 आएगा। तो ये एलिमेंट क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है R1, ये एलिमेंट बनेगा 0, ये एलिमेंट बनेगा 0, ये बनेगा 3/5, ये बनेगा 0, ये बनेगा -1/5, ये बनेगा 0। मैं चेक भी कर लेता हूँ साथ में, 0 0 3/5 0 -1/5, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब की एलिमेंट का जो सर्कल वाला एलिमेंट है उसकी हेल्प से इसको 0 करिए। तो क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे, जो ऑपरेशन यहाँ होने वाला है वही पूरे एलिमेंट के साथ होने वाला है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, R3 को लिख लेंगे पहले। ये कैलकुलेशन के लिए लिखा जाता है और सब आपकी मर्जी, लिखें चाहे ना लिखें, डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले R3 को लिख देते हैं। R3 क्या है आपका, 12 है, 3 है, 8 है, 0 है, 0 है, 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करोगे तो 6/5 हो जाएगा, 3 से करोगे 0 आ जाएगा, 3 से करोगे 3/5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में 6 गया तो 6 बचा, 3 में 3 गया तो 0 बचा, 8 में से 6/5 गया तो 5 40, 40 - 6 कितना होगा, 40 - 6 34, 34/5 आएगा, ये 0 आएगा, माइनस का 3/5 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लिख लो यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 आया है, 0 आया है, 34/5 आया है, 0 - 3/, हाँ ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 6, ये यहाँ पर आ गया 0, ये यहाँ पर आ गया 34/5, ये यहाँ पर आ गया 0, ये यहाँ पर आ गया आपका -3/5, ये आ गया आपका 1। ठीक, लिख लिया। अब ये आपका हो गया फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल से सेकेंड टेबल फॉर्म होने की कगार पे आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप सेकेंड टेबल यहां बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी में हम लिख रहे हैं। ठीक है, आपको नई टेबल बनानी है,
आप ये सर्कल वाला वर्क इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन एक काम करिएगा, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। वो एक फेयर वर्क है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। देखो ध्यान से, अब हम इसमें रब करते जा रहे हैं तो इसी में लिखते जा रहे हैं। पहली बात तो इनकमिंग कौन होगा, x1, आउटगोइंग कौन होगा, x4। तो x4 हट जाएगा, इसकी जगह x1 आ जाएगा, ठीक है। x3 के सामने 0, x1 के सामने 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब इसको रब करते जाएं, ये 0 हो जाएगा, थोड़ा किनारे लिखें क्योंकि कैलकुलेशन इसी के अंदर हम करते हैं। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मैं रब करता जा रहा हूँ। नई टेबल बनाने में चूँकि देखना पड़ेगा, बना दे नई टेबल, ठीक, नई बना देता हूँ फिर। हाँ, बात तो वही है, जितने में रब करेंगे उतने में हम, मेरे पास बनी हुई है ना, इसलिए हमको दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए वर्क करके बैठते हैं कि कभी कभी क्या होता है, किसी बुक का सलूशन अगर लेके बैठो ना तो वो नालायक गलत करते हैं उसमें, पता चला वो माइनस को प्लस लिखे पढ़ें और हम पता है उसमें लटके पढ़ें। तो इसलिए अपना कैलकुलेशन करो, ज़्यादा ठीक होता। देखो ध्यान से, एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर आप, है ना। आपके पास नई टेबल बन गई होगी। ये हो गया B, ये हो गया CB, ये हो गया XB, ये हो गया X1, ये हो गया X2, ये हो गया X3, ये हो गया X4, कहाँ तक जाना है, ये हो गया X5, और ये हो गया मिनिमम रेशियो। B, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5, CJ है आपका 5, 3, 0, 0, 0। B में क्या आने वाला है, X3 आने वाला है, X1 आने वाला है और X5 आने वाला है। आने वाला मतलब था, पहले से था, आने वाला नहीं है, वो तो पहले से था। इन लाइनों को नहीं हम बढ़ करते, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो Z आपका है ना ऑप्टिमल फंक्शन, तो हमने कई बुक्स में क्या करते हैं, Z को साथ साथ कैलकुलेट करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो जो हमारा फंक्शन है जब वो ऑप्टिमल हो जाएगा तब हम जाके ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, X3 के सामने कौन है, 0, X1 के सामने कौन है, 5, X5 के सामने है 0। अब XB क्या आने वाला है, अब आप देख लीजिएगा एक बार, 0, 2, 6 सही है, 0, 1, 0, 3/5, 2/5, 34/5 क्या संख्या है, और ये आपका है 1, 0, 0, -1/5, 1/5, -3/5, 0, 0, 1 सही है ना। अच्छा, नहीं हम इसलिए सही कर रहे हैं क्योंकि जिस टेबल से हम उतार रहे हैं ना उसमें भी सर्किल बना हुआ है, एक और दिखाया एलिमेंट उसके बगल में। आप क्या निकालेंगे, डेल्टा J, क्या फॉर्मूला होता है, CJ माइनस C ने Z, चूँकि हमने निकाला नहीं, या तो हम Z निकालें अलग से, इसलिए हमने CBXJ लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो डेल्टा 1 निकालने जा रहे हैं, डेल्टा 1 होगा C1 यानी कि 5 माइनस, अब देखो जरा CB, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप करेंगे ना दोनों हाथ कैलकुलेशन के लिए रेडी होने चाहिए, टफ नहीं है ये, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। CB X1 करेंगे तो 0 आने वाला है, प्लस का 5 आने वाला है, प्लस का 0, तो 5 - 5 यानी 0 आ जाएगा, ठीक। डेल्टा 2 जब निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आने वाला है, इसका करेंगे तो 0 आने वाला है, यानी कि ये 1 आने वाला है। डेल्टा 3 निकालेंगे तो ये 0 माइनस ये, बार बार हट जाता है अपनी जगह से, नालायक कहीं का, 0 आएगा पक्का, देख लेते हैं, 0, 0, 0, हाँ 0 आएगा। तो अच्छा, आइडेंटिटी वाला 0 आने वाला है। X4 निकालेंगे तो 0 माइनस 0 आने वाला है, ये 1 आने वाला है ना, माइनस का 1। जब आप X4 के लिए निकालेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस का 1 यानी माइनस का 1 आने वाला है। और जब आप
x5 के निकालेंगे तो 0 0 0 यानी 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका निकल आया, देख लेते हैं जरा, 0 1 0 1 0 -1 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप कि एज ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0 सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो x2 है वो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर, या इसको की कॉलम कहते हैं। अब क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो XB अपान x2 करेंगे। देखो 0/3/5 करोगे तो 0 आने वाला है, 2/2/5 2/2/5 यानी 5 आने वाला है, और 6 अपान, अब देखो जरा ये, हाँ 6 अपान 30/34 आने वाला है। यही है ना, बड़ा कौन है इसमें, ये छोटा कौन है इसमें, 0। हमने कहा था निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। अब ये आपका हो गया आउट, किसके सामने है ये x3, तो x3 आपका हो गया आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, या इसको की रो भी कहते हैं। की एलिमेंट कौन सा है, इनकमिंग वेक्टर के अंदर जाओ, आउटगोइंग रो के अंदर जाओ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका की एलिमेंट हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो वो हम बार बार कहते हैं कैलकुलेशन करने में बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सही होने चाहिए, जरा सा गड़बड़ किया गड़बड़ हो गया। अब इसको आप कैसे 1 बनाएंगे, तो हमने कहा 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 आने वाला है, 5/3 से करोगे तो ये 5/3 आने वाला है, इसको 5/3 से करोगे तो -1/5 को 5/3 से करोगे तो माइनस का 1/3 आने वाला है, ये 0 आने वाला है, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। अब देखो इसको 0 बनाना है इस 1 की मदद से। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, जगह कहीं है हमारे पास, यहाँ जगह है। ठीक है, देखो आपको सेकेंड रो को करना है, तो सेकेंड रो लिख लो पहले। सेकेंड रो क्या है आपकी, CV को मत टच करिएगा, 2 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2/5 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1/5 लिखोगे, 0 लिखोगे। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2/5 से, यानी कि R1 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2/5 से। तो जब आप यहाँ पे करोगे तब तो 0 ही रहेगा, जब यहाँ पे करोगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे करोगे तो 2/5 आएगा, यहाँ पे करोगे तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ये कट गया, यानी 2/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा, यहाँ पे करोगे -1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से तो माइनस का 2/15 आएगा, और यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक, अब दोनों को माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस कर रहे हैं, 2 में 0 ले गए हम तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 1 में 0 किया तो यहाँ 1 आ गया। अच्छा 1 में 2/5 किया तो यहाँ पर 0 आ गया, इसमें इसको माइनस किया तो माइनस का 2/3 आ गया, इसमें इसको माइनस करो जरा, 1/5 में माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 2/15, 15 हो गया एलसीएम, 5 या 15 और 2 5/15 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। एक बात देख लिया जाए, 2 है 1 है 0 है, -2/3 है, 1/3 है, 0 है। ठीक है, अब देखो नीचे वाला एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा सेहतमंद है, देखो ध्यान से, ये आउटगोइंग वेक्टर इतना रब किए दे रहे हैं, यहाँ एरो बनाए दे रहे हैं थोड़ा जगह की कमी की वजह से। अब देखो ध्यान से, R3 को पहले लिख लीजिएगा, R3 क्या है, 6 0 34/5 0 -3/5 1। अब R1 में क्या होने वाला है, R1 में 34/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसमें, यानी कि 34/5 से R1 को मल्टीप्लाई करिए पहले। तो ये तो भाई साहब 0 होने वाले हैं, ये भाई साहब 0 होने वाले हैं, ये 34/5 होने वाले हैं। जब 5/3 में 34/5 से करोगे तो 34/3 होंगे, यहाँ पर 34/3 होंगे, -1/3 में मल्टीप्लाई करोगे 34/5 से तो -34/15 होने वाला है, और यहाँ पर 0 होने वाला है। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं, 6 में 0 करेंगे तो 6 बचेगा, 0 में 0 करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ तो सेम वैल्यू है तो 0 बचेगा,
यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 34/3 बचेगा, सर्किल बनाइएगा। और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, कैलकुलेशन कर लिया जाए। समझ में बात आ रही ना? समझ में तो कुछ आने वाली ऐसी चीज़ है नहीं, बस कैलकुलेशन गड़बड़ ना होने पाए बस। क्या करना है, -3/5 में प्लस हो जाएगा 34/15, 15 हो गया एलसीएम, 5 या 15, 3 × 9, -9 + 34, -9 + 34 क्या होता है, 25 होता है, 25 होता है, 25 × 15, 5 × 25, 5/3 आएगा, यहाँ 5/3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। चेक कर लिया जाए एक बार, 6 आया है, 0 आया है, 0 आया है, -34/3 आया है, माइनस नहीं प्लस का 5/3 आया है और 1 आया। समझ में आ गई बात? तो ये आपका सेकंड टेबल हो गई। अब क्या करें आप, अब इसकी थर्ड टेबल बनाइए, यानी सेकंड इंप्रूव टेबल, यानी ये क्या कहलाएगी, सेकंड इंप्रूव टेबल आगे अगली वाली, इसी में हम लिखेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। इंप्रूव्ड टेबल, वो फर्स्ट इंप्रूव थी, आप चाहो तो थर्ड लिख दो, क्योंकि पहले का नाम आपने इनिशियल लिखा है इसलिए इसका सेकंड इंप्रूव्ड हो जाएगा। अब इसी में लिखे दे रहे हैं, देखो आउटगोइंग कौन है, x3, इनकमिंग कौन है, x2, तो x3 की जगह x2 हो गया, ठीक है। x2 के सामने कौन आ रहा है, 3, यहां पर 3 हो गया, और ऐसे रहेगा। यहां पर क्या आएगा, 0, हम इसी में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। यहां 0, यहां 2 6, तो ये यही आने वाला है 0 2 6, बाई चांस की बात है। ये 0 1, अच्छा चूंकि x2 के सामने है, x1 के सामने 0 1 0, तो ये तो यही रहेगा, सर्किल वाला लिखें तब भी वही रहेगा, इसलिए हम रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर 1 0 0 आएगा x2 में, चूंकि जितने भी बेसिस में एलिमेंट होते हैं वो अल्टीमेटली आपके आइडेंटिटी बनाते हैं, तो ये x2 है तो 1 0 0 रहेगा। x3 में है तो आएगा 5/3, तो यहां 5/3 आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां माइनस का 2/3 आएगा, यहां -34/3 आएगा, माइनस का 34/3 आएगा, यहां पर माइनस का 1/3 आएगा, यहां पर 1/3 आएगा, यहां पर 5/3 आएगा, और यहां पर 0 1 0, यही 0 0 1 आने वाला है, तो ऐसे लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डेल्टा जे सब हट जाएंगे, ये वैल्यू हट जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, ये आपकी सेकंड इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल है या थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, जो भी आप इसका नाम दें। आप क्या करेंगे, फिर डेल्टा 1 निकालेंगे। देखो 5 डायरेक्ट लिखे जाने, 5 - 0 - 5 यानी 0 आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा साफ दिख रही है ना, ये गंदी दिख रही है, ठीक है। 3 - 3, यहां 0 आने वाला है, यहां पर 0 - 5 करना पड़ेगा आपको। 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 5 आएगा, इसका ऐसे करोगे माइनस का 10 आएगा, तो 0 माइनस क्या प्लस में 5 आ रही है क्या वैल्यू, कि गलत आ रही है, एक मिनट। 0 माइनस, यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, अच्छा ये माइनस में है, सॉरी माइनस में है, तो प्लस का हो जाएगा 10/3, तो 5 या 15, 10 25, -25/3, माइनस का 25/3 आएगा, यही आएगा ना, कि -5/3 आ रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं क्या। 0 माइनस ये आएगा, ये 5/3 सही है ना, वैल्यू देख लो, हाँ ठीक है। ये आएगा 5, ये आएगा माइनस का आएगा 10/3, माइनस का 10/3 आएगा भाई। बात ध्यान से देख लो भाई, तो वैसे कोई मतलब नहीं है, गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आंसर नहीं मिलेगा ना। सीजे हो गया 0 माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, प्लस लगेगा, इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का आएगा 10/3, तो ये आएगा माइनस का 5 या 15, 10 -10, 5/3, तो माइनस का 5/3 आएगा। यहां देखिए जरा अगला डेल्टा, यानी यहां आएगा 0 माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका ऐसे करोगे तो प्लस का 5/3 आएगा, तो 3 एकम 3, और ये 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 -3 -2/3 आएगा, और ये 0 आएगा। समझ में आ गई बात।
क्या कहेंगे, आप लिखेंगे ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो solution इज ऑप्टिमल, solution इज ऑप्टिमल। तो आपका यानी जो आपका बेसिक वैल्यू है x1 की वैल्यू कितनी हो गई, कौन सी ली जाती है, x भी ली जाती है ना, x1 2 हो गया और x2 आपका 0 हो गया, और कोई जरूरत तो आपको है नहीं, x5 तो आपका सिलेक्ट वेरिएबल है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक मिनट और, अगर ये ऑप्टिमल हो गया था, ठीक है, और इसके बाद यहां पर x2 ना होता तो उसकी वैल्यू 0 होती, मतलब ऑप्टिमल होने के बाद भी आपका यहां पर जो x1 x2 की जो रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी वैल्यू पहले से दी हुई थी, वो जो भी ना होंगी वो 0 होंगी, ठीक है। अब जब मैक्सिमम z आप निकालेंगे, मैक्सिमम z, तो मैक्सिमम z का फॉर्मूला क्या था, 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2, तो 5x1 की वैल्यू 2 प्लस 3x2 की वैल्यू 0, यानी कि आपका 10 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहलाता है आपका सिंप्लेक्स टेबल में डिजर्नेसी जब कॉन्सेप्ट आता है तब उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत पकड़ में नहीं आता है, ये डिजर्नेसी लिख करके 90% नहीं आता, कभी कभी लिख देते हैं कि शो दैट इज डिजर्नेट, ठीक है, देन सॉल्व इट, तो नोट करिए इसको।